हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स। तो कल है क्लास टेंथ का हिंदी का एग्ज़ाम, ठीक है। तो फिलहाल हम करने वाले हैं एक मैराथन, जिसमें कि हम पूरी कृतिका की बुक, क्लास टेंथ की कृतिका की बुक का हम सभी चैप्टर्स का एक समरी रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर है जिसमें माता का आंचल, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल। माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जिसमें लेखक ने माँ के साथ एक अद्भुत लगाव को दर्शाया है। इस पाठ में ग्राम संस्कृति का चित्रण किया गया है। कथाकार का नाम तारकेश्वर था, ठीक है। और पिता अपने साथ ही उसे सुलाते थे, सुबह उठाते थे और नहलाते थे। वे पूजा के समय उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते थे, ठीक है, जो लेखक को खुशी देती थी। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर बिठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर लौटते हुए उस रास्ते पर पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झुलाते। घर आकर बाबूजी उन्हें चौके पर बिठाकर अपने हाथों से खाना भी खिलाया करते थे, ठीक है। मना करने पर उनकी माँ बड़े प्यार से तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से टुकड़े बनाकर उन्हें खिलाती थी। खाना खाकर बाहर जाते हुए माँ उसे झपट कर पकड़ लेती थी और रोते रहने के बाद भी बालों में तेल डाल कंघी कर देती थी। कुर्ता टोपी पहनाकर चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू लगा देती थी। लेखक रोते रोते बाबूजी की गोद में बाहर जाते। बाहर आते ही वे बालकों के झुंड में मौज मस्ती करने में डूब जाते थे। वे चबूतरे पर बैठकर तमाशे और नाटक किया करते थे, मिठाइयों की दुकान लगाया करते थे, घरौंदे में खेल में खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने। और पर जब लोगों को खाने से पहले ही उठा दिया जाता तो वे पूछते कि भोजन फिर से कब मिलेगा। किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। एक बार रास्ते में आते हुए लड़कों की टोली ने मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने उनको खूब खदेड़ा। जब वे लोग भाग गए तो मसून तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अध्यापक ने लेखक की खूब पिटाई की। यह सुनकर पिताजी पाठशाला दौड़ आए। अध्यापक से विनती कर पिताजी उन्हें घर ले आए। फिर वे रोना धोना भूलकर अपनी मित्र मंडली के साथ हो गए। मित्र मंडली के साथ मिलकर लेखक खेतों में चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो सामने पिता बैठे थे, परंतु पिता के साथ ज्यादा वक्त बिताने के बावजूद लेखक को अंदर जाकर माँ से लिपटने में अधिक सुरक्षा महसूस हुई, ठीक है। माँ ने घबराते हुए आंचल से उनकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। देखिए, ये था माता का आंचल चैप्टर की समरी, ठीक है। इसमें और हमें कुछ नहीं जानना है। देखिए, अगर आप चैप्टर्स की समरी क्लियर कर लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में चैप्टर की समरी पूछ लेता है, ठीक है। तो चैप्टर्स की समरी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इनफैक्ट अगर आपको चैप्टर की पूरी एक समरी क्लियर है तो अगर एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप उस समरी के बेसिस पे चैप्टर को क्लैरिफाई कर सकते हो, उस आंसर को आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर को आप इजी वे में लिख सकते हैं अगर आपको चैप्टर की समरी पता है तो, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है डेट इज जॉर्ज पंचम की नाक, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक चैप्टर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। देश की सारी अखबारें इस शाही दौरे की खबरों से भरी थी। इस दौरे के लिए छोटी से छोटी बात पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई थी। रानी का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनसे पहले ही दौरे करने वाला था। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। रानी की जन्म पत्री और प्रिंस फिलिप के कारनामों के अतिरिक्त अखबारों में उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों और कुत्तों की तस्वीरें छापी गई थी। दिल्ली में शाही सवारी के आगमन में धूम मची हुई थी। वहां की सदा धुली मिट्टी से भरी रहने वाली सड़कें साफ हो गई। इमारतों को सजाया गया, संवारा गया। एक बहुत बड़ी मुश्किल सामने आ गई थी। नई दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं थी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए किसी वक्त आंदोलन हुए थे। राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव किए गए थे। अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। इसके लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। पर इंडिया गेट के सामने वाले जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई थी। अब महारानी देश में आ रही थी और मूर्ति की नाक ना हो तो परेशानी तो होनी ही थी। देश की भलाई चाहने वालों
की एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सभी इस बात से सहमत थे कि मूर्ति की नाक तो होनी ही चाहिए। यदि वह नाक न लगाई गई तो देश की नाक भी नहीं बचेगी। उच्च स्तर पर सलाह मशवरे से तय किया गया कि किसी मूर्तिकार से मूर्ति की नाक लगवा दी जाए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, पर उसे पता होना चाहिए कि वह मूर्ति कहाँ बनी थी और कब बनी थी, और इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। पुरातत्व विभाग की फाइलों से भी कुछ पता नहीं चला। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि वह देश के हर पहाड़ पर जाएगा और वैसा ही पत्थर ढूंढ कर लाएगा जैसा मूर्ति में लगा था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के सभी पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल गया, परंतु उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने पत्थर को विदेशी बता दिया। मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि देश में नेताओं की अनेक मूर्तियां लगी हैं, यदि उनमें से किसी एक की नाक लाट की मूर्ति पर लगा दी जाए तो ठीक रहेगा। सभापति ने सभा में उपस्थिति सभी लोगों की सहमति से ऐसा करने की आज्ञा दे दी। जॉर्ज पंचम की नाक का माप उसके पास था। वह दिल्ली से बंबई, गुजरात, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश से होकर मद्रास, मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। उसने गोखले, तिलक, शिवाजी, गांधी जी, सरदार पटेल, गुरुदेव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, सत्यमूर्ति लाल, लाजपत राय तथा भगत सिंह की लाटों को देखा, परखा, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, पर उसे जॉर्ज पंचम की नाक का सही माप कहीं नहीं मिला, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश करते हुए कहा कि देश की 40 करोड़ जनता में से किसी की जिंदा नाक काटकर मूर्ति पर लगा देनी चाहिए। यह सुनकर सभापति परेशान हुआ, पर मूर्तिकार को इसकी इजाजत दे दी गई। अखबारों में केवल इतना छापा गया कि नाक का मसला हल हो गया है और इंडिया गेट के पास वाले जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताजा पानी डाला गया ताकि लगाई जाने वाली जिंदा नाक सूख न जाए। थोड़े दिनों बाद अखबार में छप गया कि जॉर्ज पंचम की नाक लग गई है, जो कि जिंदा है, जो बिल्कुल पत्थर की नहीं लगती, इसलिए जिंदा नाक लगाई गई है। उस दिन अखबारों में किसी प्रकार के उद्घाटन या सार्वजनिक सभा की खबर नहीं छपी थी। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा, सभी अखबार खाली थे। ठीक है, क्यों खाली थे? क्योंकि जब ये खबर पहुंची कि सभी जो मूर्ति थी उस मूर्ति में नाक पत्थर की ना लगा करके किसी जिंदा आदमी की नाक लगा दी गई है, तो इस वजह से मूर्ति क्या थी, पेपर क्या था, खाली था, कोई उसमें अखबार में कुछ भी न्यूज़ नहीं छपी थी। ठीक है, तो ये थी समरी जॉर्ज पंचम की नाक कहानी की। ठीक है, अब थर्ड चैप्टर है, डेट इज साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए कृतिका के अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो ये मार्क ऑब्टेनिंग चैप्टर होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मार्क जो है ना वो आपको मिलता है काव्यखंड से। ठीक है, क्षितिज के काव्यखंड से आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे गेन होते हैं, जबकि कृतिका के चैप्टर्स जो हैं वो लेंदी क्वेश्चंस में आते हैं। ठीक है, 5 मार्क और 10 मार्क में आते हैं। इनफैक्ट समरी लिखने के लिए भी अगर आता है तो कृतिका से ही 90% चांसेस होती हैं कि कृतिका से ही है, 10% चांसेस में क्षितिज से समरी लिखने को आता है। ठीक है, तो कृतिका में थर्ड चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी। तो चलिए हम समझते हैं इस चैप्टर की समरी क्या है। यह पाठ मधु कांकरिया द्वारा लिखा गया एक यात्रांत वृत्तांत है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है, जो शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी से दूर है। लेखिका गैंगटॉक की मेहनती बादशाहों का शहर बताती हैं, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती होते हैं। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती हैं। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो को गाती हैं। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख सकी, परंतु ढेरों खिले फूल देखकर खुश हो जाती हैं। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपने सह यात्री मणि और गाइड जितेंद्र नार्गे के साथ रवाना होती हैं। गैंगटॉक से युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं, जो ध्वज की तरफ फहर रही होती हैं। ये शांति और अहिंसा का प्रतीक थी और उन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध मतवालंबी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। उन्हें उतारा नहीं जाता है, ये खुद ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहरा दी जाती हैं। जितेंद्र ने
बताया कि कभी लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र या फ्रेयर व्हील कहा जाता है। नॉर्गे ने बताया कि उसे घुमाने के सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस होता है। वह विशाल लगने लगता है। सेवन सिस्टम वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। झरने का पानी में लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को भाकर ले जा रहा है। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप थिंक ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहां सभी कुछ एक साथ सामने थे। लगातार बहते झरने थे, नीचे पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी थी, सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बदले बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। एक कर्मचारी ने बताया कि पहाड़ी रास्ते को चौड़ा बना रही है। कई बार काम करते किसी समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारी पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर स्कूल जाते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाइयाँ बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनी के बोर्ड लगे थे। शाम के समय जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किमी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रही थी। यूमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ कभी कहीं नहीं थी। ठीक है, बर्फ कहीं भी नहीं थी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, आज भी कहा जाता है। ठीक है, मणि जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था कहा कि स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है क्या कटाव। ठीक है, कटाव को कभी एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसी असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मणि के मन में भी दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलाकर जलधारा बनाकर हम लोगों की प्यास और शांत कर देती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। ठीक है, थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी, जो कि वह बॉर्डर एरिया था और थोड़ी ही दूरी पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ठंडी थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाव से युमथांग की ओर जाते हुए प्रियुता और रोडोडेंड्रो ने फूलों की घाटी को भी देखा। युमथांग कटाव जैसा सुंदर नहीं था। ठीक है, युमथांग जो था वो कटाव जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है।
इससे वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्ते पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहां कभी उनकी थाली से चावल छींटकर बाहर गिर गए थे। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहां देवी देवताओं का निवास माना जाता है। नागे ने पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयास के बारे में भी बताया। तो ये थी आपके सना सना हाथ जोड़ी चैप्टर की समरी। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। किसी भी चैप्टर से अगर आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर व्याकरण, हिंदी व्याकरण, उससे भी अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की समरी दैट इज यही ठिलियाँ झूली हेरानी और रामा। ठीक है, इस चैप्टर की समरी पे हम आते हैं। इस चैप्टर में क्या बताया गया है चलिए हम समझते हैं। ठीक है, और हाँ एक और बात, अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो कंटिन्यू कर रखा है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ यू हैव टू मस्ट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और शेयर कर लो यार, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है, मतलब कॉन्टैक्ट में तो है ही आपके क्लासमेट्स जो भी हैं, सबको शेयर कर लो क्लास 10 वालों को। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो उन्हें भी पढ़ना है। ठीक है, ये एक ऐसा वीडियो है जिसको कि अगर आप सिर्फ समरी देख लेते हो ना तो ट्रस्ट में गाइस आप लोग का पूरा कृतिका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टोटल कृतिका के जितने भी चैप्टर्स हैं, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। मैं 3 की समरी आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 2 चैप्टर्स और बचे हैं, इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जब आप ये वीडियो देख लोगे तो सभी आपके जितने भी डाउट होंगे कृतिका से क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। देखिए समरी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो इतना क्लियर है कि समरी क्लियर इन द सेंस आपका पूरा चैप्टर क्लियर है। ठीक है, कुछ भी अगर चैप्टर से पूछता है तो आप समरी को रिमाइंड करोगे एंड देन नोट डाउन कर दोगे आंसर, है ना। तो देखो चलो सारा सारा हाथ जोड़ी चैप्टर तो क्लियर हो गया। अब हम आते हैं यही ठैया झुल्ली हेरानी और रामा चैप्टर पे। ठीक है, सो मैं एक बार और कहूँगी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। ओके, हिंदी का एग्जाम है आप लोगों का, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग चाहो तो समरी को एक बार सुबह में उठ करके भी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, टाइम इतना है, आप लोग इसे 2x की स्पीड पे रिवीजन एक बार कर लेना। ठीक है, बाकी हिंदी है, मात्रा वगैरह का ध्यान आप लोग रखना, मात्राएं में गलत होता है। ठीक है, और तो बाकी सब सही है। देखिए अगर हम बात करें यही ठैया झुल्ली हेरानी और रामा चैप्टर, तो ये चैप्टर के लेखक है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र, जिसे रुद्र भी हम कहते हैं। ठीक है, जिन्हें रुद्र हम कहते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने गाने बजाने वाले समाज के देश के प्रति असीम प्रेम, विदेशी शासन के प्रति क्षोभ और पराधीनता की जंजीरों को उतार फेंकने की तीव्र लालसा का वर्णन किया है। एक गांव में दुलारी नाम की नाच गाने का पेशा करने वाली स्त्री रहती थी। दुलारी का शरीर पहलवानों की तरह कसरती था। वह मराठी महिलाओं की तरह धोती लपेटकर कसरत करने के बाद प्याज और हरी मिर्च के साथ चने खाती थी। वह दुक्कड़ नामक बाजे पर गीत गाने के लिए प्रसिद्ध थी। उसके कजली गायन का सब लोग सम्मान करते थे। गाने में ही सवाल जवाब करने में वह बहुत कुशल थी। ठीक है, एक बार खोजवा दल की तरफ से गीतों में सवाल जवाब करते हुए दुलारी की मुलाकात टुन्नू नाम के एक ब्राह्मण लड़के से हुई। बजरडीहा वालों की तरफ के मधुर कंठ में टुन्नू के साथ पहली बार सवाल जवाब किए। मुकाबले में टुन्नू के मुंह से दुलारी की तारीफ सुनकर सुंदर के मालिक फेकू सरदार ने टुन्नू पर लाठी से वार किया। दुलारी ने टुन्नू को उस मार से बचाया था। दुलारी ने अब अपने प्रति उसके प्रेम को अनुभव किया था। दुलारी के घर आकर भी टुन्नू चुप रहता, कभी प्रेम को प्रकट नहीं करता था। होली के एक दिन पहले टुन्नू दुलारी के घर आया। उसने खादी आश्रम की बुनी साड़ी दुलारी को दी। दुलारी ने उसे बहुत डांटा और साड़ी फेंक दी। टुन्नू अपमानित होकर रोने लगा। उसके आंसू दुलारी के द्वारा फेंकी साड़ी पर टपकने लगे। उसने अपना प्रेम पहली बार प्रकट किया और कहा कि उसका मन रूप और उम्र की सीमा में नहीं बंधा है। टुन्नू के जाने के बाद दुलारी ने साड़ी पर आंसुओं के धब्बे को चूम लिया। दुलारी 6 महीने पहले टुन्नू से मिली थी। उसने अपनी ढलती उम्र में प्रेम को पहली बार इतने करीब से महसूस किया था। टुन्नू की लाई साड़ी को उसने अपने कपड़ों में सबसे नीचे रख लिया। टुन्नू और अपने प्रेम को आत्मा का प्रेम समझते हुए भी दुलारी चिंतित थी। उस समय फेकू सरदार धोतियों का बंडल लेकर दुलारी की कोठरी में आया। फेकू सरदार ने उसे तीज पर बनारसी साड़ी दिलवाने का वादा किया। जब दुलारी और फेकू सरदार बातचीत कर रहे थे उसी समय उसकी गली में से विदेशी वस्त्रों की होली चलाने वाली टोली निकली। 4 लोगों ने एक चादर पकड़ रखी थी जिसमें लोग धोती, कमीज, कुर्ता, टोपी आदि डाल रहे थे। दुलारी ने भी फेकू सरदार का दिया मैनचेस्टर तथा लंकाशायर
कि मीलों की बनी बारीक सूत की मखमली किनारे वाली धोतियों का बंडल फैली चादर में डाल दिया। अधिकतर लोग जलाने के लिए पुराने कपड़े फेंक रहे थे। दुलारी की खिड़की से नया बंडल फेंकने पर सबकी नजर उस तरफ उठ गई। जुलूस के पीछे चल रही खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी दुलारी को देख लिया था। दुलारी ने फेकू सरदार को उसकी किसी बात पर झाड़ू से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही फेकू दुलारी के घर से निकला, उसे पुलिस रिपोर्टर मिल गया, जिसे देखकर वह झेप गया। दुलारी के आंगन में रहने वाली सभी स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं। सभी मिलकर दुलारी को शांत करती हैं। इस बात से हैरान थी कि फेकू सरदार ने दुलारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा था, फिर आज उसने उसे क्यों मारा। दुलारी कहती है कि यदि फेकू ने उसे रानी बनाकर रखा था, तो उसने भी अपनी इज्जत, अपना सम्मान उसके नाम कर दिया था। एक नारी के सम्मान की कीमत कुछ नहीं है। सभी स्त्रियां बैठी बातें कर रही थी कि झिंगुर ने आकर बताया कि टुन्नू महाराज को गोरे सिपाहियों ने मार दिया और वे लोग लाशें उठाकर भी ले गए। टुन्नू के मारे जाने का समाचार सुनकर दुलारी की आंखों में अविरल आंसुओं की धारा बह निकली। उसकी पड़ोसी ने भी दुलारी का हाल देखकर हैरान थी। उसने टुन्नू की दी साधारण खद्दर की धोती पहन ली। वह झिंगुर से टुन्नू के शहीदी स्थल का पता पूछकर वहां जाने के लिए घर से बाहर निकले। घर से निकलते ही थाने के मुंशी और फेकू सरदार ने उसे थाने चलकर अमन सभा के समारोह में गाने के लिए कहा। प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी की लाई हुई रिपोर्ट को मेज पर पटकते हुए डाटा और अखबार की रिपोर्टरी छोड़कर चाय की दुकान खोलने के लिए कहा। उसने उनके द्वारा लाई रिपोर्ट को उसने अलीफ लैला की कहानी कहते हैं, जिसे प्रकाशित करना वह उचित नहीं समझते। इस पर संपादक ने शर्मा जी को रिपोर्ट पढ़ने के लिए कहा। शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट को शीर्षक यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा रखा था। उनकी रिपोर्ट के अनुसार कल 6 अप्रैल को नेताजी की अपील पर नगर में पूर्ण हड़ताल रही। खोमचे वाले भी हड़ताल पर थे। सुबह से ही विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके उनकी होली जलाने वालों का जुलूस निकलते रहे। उनके साथ प्रसिद्ध कजली गायक टुन्नू भी था। जुलूस टाउन हॉल पहुंचकर समाप्त हो गया। सब जाने लगे तो पुलिस के जमादार अली सागर ने टुन्नू को गालियां दी। टुन्नू के प्रतिवाद करने पर उसे जमादार ने बूट से ठोकर मारी। इससे उसकी पसली में चोट लगी। वह गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल पड़ा। गोरे सैनिकों ने उसे उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने के स्थान पर वरुणा में प्रवाहित कर दिया, जिसे संवाददाता ने भी देखा था। इस टुन्नू का दुलारी नाम की गौनहारिन से संबंध था। कल शाम अमन सभा द्वारा टाउन हॉल में आयोजित समारोह में, जहां जनता का भी एक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था, दुलारी को नचाया गवाया गया था। टुन्नू की मृत्यु से दुलारी बहुत उदास थी। उसने खद्दर की साधारण धोती पहन रखी थी। वह उस स्थान पर गाना नहीं चाहती थी, पर 8 घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या कर दी गई थी। फिर भी कुख्यात जमादार अली सागर के कहने पर उसने दर्द भरे स्वर में यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा कासों में पूछूं गाया, और जिस स्थान पर टुन्नू गिरा था उधर ही नजर जमाए हुए गाती रही। गाते गाते उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मानो टुन्नू की लाश को वरुणा में फेंकने से पानी की भी जो बूंदें छीटती थी, वे अब दुलारी की आंखों में बह निकली हैं। संपादक महोदय को रिपोर्ट तो सत्य लगी, परंतु वे इसे छिपाने में असमर्थ थे। तो ये था आपका समरी यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा चैप्टर का। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है झुलनी। तो देखिए झुलनी क्या होता है, तो नाक के नीचे झूलता हुआ पहना जाने वाला एक आभूषण। पहले क्या होता था ना, जैसे कि हम लोग साइड में नोज को क्या करते हैं, नाक को क्या करते हैं, पहनते हैं, और पहले जो था वो बीच में पहनते थे लोग, तो वो है झुलनी। ठीक है। कच्छ क्या होता है ना, तो कच्छ यानी कि धोती के नीचे पहने जाने वाली काज। दंड यानी कि व्यायाम का एक प्रकार होता है। ठीक है। तो ये कुछ इसके कठिन शब्द थे, मतलब इंपॉर्टेंट शब्द, जिनके हो सकता है कि मीनिंग पूछ दे, अदरवाइज नहीं पूछेगा, लेकिन जितने मैं मीनिंग बता रही हूँ एक बार उसे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, वो सब पूछ सकते हैं। ठीक है। देखिए फिर है लास्ट चैप्टर, दैट इज मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसका समरी क्या है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक ने अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोतों पर भी प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचानने के लिए लिखता है। प्रायः प्रत्येक रचनाकार की आत्मानुभूति ही उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है, किंतु कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं। ये बाहरी दबाव भी कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाध्य करते हैं। इन बाहरी दबावों में संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा तथा आर्थिक आवश्यकता आदि प्रमुख है। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबावों से कम प्रभावित होता है, उसे तो उसकी भीतरी विवशता ही लिखने की ओर प्रेरित करती है। उसका मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। एक रचनाकार को अनुभव सामने घटित
घटना को देखकर होता है, किंतु अनुभूति, संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ। फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करने लगता है। लेखक बताता है कि उसके द्वारा लिखी हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही है। एक बार जब वह जापान गया तो वहाँ हिरोशिमा ने उसने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलसा हुआ है और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया है। विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उसे रेडियो धर्मी प्रभावों की अच्छी खासी जानकारी थी। ओके, उसे देखकर उसने अनुमान लगाया कि जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया होगा तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा। अणु बम के प्रभाव से वह भाप बनकर उड़ गया होगा, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई। लेखक को उसे उस झुलसे हुए पत्थर ने झकझोर कर रख दिया। वह हिरोशिमा पर गिराए गए अणु बम की भयानकता की कल्पना करते हुए बहुत दुखी हुआ। उस समय उसने ऐसा लगा मानो वह उस दुखद घटना के समय वहां मौजूद रहा हो। इस त्रासदी इस त्रासदी से उसके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई, उसी का परिणाम उसके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहता है कि यह कविता हिरोशिमा जैसी भी हो, वह उसकी अनुभूति से पैदा हुई थी, यही उसके लिए महत्वपूर्ण है। सो स्टूडेंट्स, आपको कृतिका का मैंने टोटल समरी बता दिया है एंड रिवीजन ऑलमोस्ट डन इट। तो कृतिका का रिवीजन तो हो चुका है, क्षितिज का रिवीजन के भी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग उससे कंटिन्यू देख लीजिए एक बार, ठीक। रिवीजन से ये फायदा होता है, समरी है उसका फायदा ये होता है कि आप लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आपके माइंड में वो समरी और मतलब सेट हो चुकी होती है, ठीक है। और उस समरी की वजह से आप आंसर्स वेरी क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हो। तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। इस वीडियो को आई होप आप लोगों ने पूरा देखा होगा, सब्सक्राइब कर ही लिए होगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट जो करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और पहली बार फर्स्ट टाइम फेस टू फेस डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग समझना और सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल है। और हाँ, फिर तो 10th के सभी एग्ज़ाम्स ख़त्म है, फिनिश है ना, मे बी, ठीक है। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज क्षितिज में काव्यखंड एंड देन गद्यखंड, ठीक। तो चलिए फिर, ओके, थैंक